नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस अपडेट वीडियोस में। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी खबरें जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को तुरंत अफेक्ट कर सकती हैं आपके जेब पर, या तो शायद आपको फायदा पहुंचा सकती है आपके जेब को, या नुकसान पहुंचा सकती है आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपके जॉब, आपके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। जितनी भी चीजें दुनिया में हो रही है जो इन 5-6 चीजों को अफेक्ट करती है आपके, वहां हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो यहाँ पर हम डेली इवैल्यूएट करने वाले हैं किस तरीके से ये इम्पैक्ट करती है और क्या रीजन है इनके पीछे। तो ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं आज के हमारे आर्टिकल्स का एनालिसिस। ये आर्टिकल्स हम इंडिया के 3 बिजनेस न्यूज़पेपर से पिक करके लाते हैं। एक तो हो गया हमारा इकोनॉमिक टाइम्स, दूसरा है हमारे पास बिजनेस स्टैंडर्ड एंड तीसरा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो 3 मेजर न्यूज़पेपर्स के जो सबसे बेस्ट आर्टिकल्स हैं, आप समझो कि आपने अभी ये पढ़ लिया है अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो शुरुआत करूंगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से, अर्निंग्स ग्रोथ इंजन इन स्लो लेन। ये है सेक्टोरल एनालिसिस और किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ आई है, प्रॉफिट ग्रोथ आया है सेक्टर का, और आगे क्या लग रहा है इनके बारे में। तो डिस्कस करने वाला है ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, फार्मा, आईटी सर्विसेज, कंज्यूमर एंड रिटेल, बैंक्स, मेटल्स एंड माइनिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ये सारे सेक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। शुरुआत करूंगा मैं ऑटोमोबाइल से। इंडिया में फेस्टिवल डिमांड देखिए ऑटोमोबाइल के लिए बहुत बढ़िया रहता है यहाँ पे, लेकिन इस बार लो सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ रेट आई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। रूरल डिमांड आउट परफॉर्म कर रहा है अर्बन को, मतलब गांव देहात के एरियाज जो है इस टाइम पे हमारे सबर्बन एरियाज है, या फिर वो बेटर कर रहे हैं अर्बन एरियाज से, शहरों से। कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड रिकवरी नहीं है अक्रॉस सेगमेंट्स। एक्सपोर्ट आउटलुक भी कुछ बढ़िया नहीं है, स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज में तो है ही, लेकिन ओवरऑल भी नहीं लग रहा है कुछ। ठीक है। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन भी है, मारुति के चेयरमैन ने कुछ साल पहले अगर आप देखोगे इंटरव्यू में कहा था कि जब तक पर कैपिटा इनकम हमारा नहीं बढ़ता तब तक गाड़ियों की बिक्री नहीं बढ़ेगी। स्पेसिफिकली जो सस्ती गाड़ियां हैं जो पहले से महंगी हो गई है एज कंपेयर टू द पर कैपिटा इनकम। तो ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्लो रहने वाला है एक्सपेक्टेड ग्रोथ आगे इन सेगमेंट्स, एक्सेप्ट प्रीमियम मार्केट, क्योंकि जो महंगी गाड़ियां हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया बिक रही है। अगर आप देखो महंगी महंगी गाड़ियों के सेल्स आप देखोगे डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है, और जो सस्ती गाड़ियां हैं वहां पे हमें कोई ज्यादा कुछ खास ट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है। जो मार्जिन है वो अभी भी स्ट्रेस में है, क्योंकि फॉरेक्स इम्पैक्ट एक तो नेगेटिव पड़ जाता है। हम बाहर से काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में पे करते हैं। डॉलर जब ज्यादा महंगा हो जाता है तो हमारा कॉस्ट भी अपने आप ज्यादा बढ़ जाता है। हायर डिस्काउंट्स, इंक्रीज मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं हम सबके लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनीज जो है उन्हें काफी फायदा मिलेगा, जैसे कि एम जो काफी बेटर प्रिपेयर्ड है, इनका मॉडल साइकिल टेलमेंट काफी अच्छा है, मार्केट शेयर गेन्स काफी अच्छा है महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनीज के लिए। तो ऑटोमोबाइल काइंड ऑफ फ्लैट रहने वाला है। ग्रोथ पहले बहुत बढ़िया आई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रोथ कम मतलब नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन ग्रोथ ऐसे फ्लैट रहने वाली है। यहाँ पे ये जो ग्रोथ ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ये देखने को नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर की। कैपिटल गुड्स कंपनीज कौन कौन सी है हमारे पास? एक तो बीएचईएल हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गया, एबीबी हो गया। इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, डबल डिजिट का ग्रोथ रेवेन्यू में भी है और प्रॉफिट में भी है। एंड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं, यहाँ पे थोड़ा मिक्स पिक्चर है, जैसे कि लार्ज प्लेयर्स हमारे एल हो गया, कल्पत्रु हो गया, केईसी हो गया, यहाँ पे भी सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है सेल्स में और प्रॉफिट में भी। स्मॉलर कंपनीज थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन बड़ी कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे थोड़ा सा जो स्लो डाउन आया है उसका रीजन बताया जा रहा है एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स नहीं जल्दी से अवार्ड कर रही है, टाइम ज्यादा लगा रही है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में थोड़ा स्लो डाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्लो डाउन है। तो ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव है, कैपिटल गुड्स, डिफेंस इक्विपमेंट, बीएचईएल, एबीबी, एलएनटी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन सब के लिए स्पेशली। बात करते हैं एफएमसीजी कंपनीज की, जैसे आईटीसी, नेस्ले, एचयूएल, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, जो रोजमर्रा की चीजें बनाती हैं। यहाँ पे कम रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ बेकार रहा है इनका पिछले 1 सालों में, एंड अर्बन स्लो डाउन है, शहरों में तो डिमांड और बेकार है, रूरल एरियाज इनको फिर भी संभाल रहे हैं। वेस्ट फेस्टिवल डिमांड भी काफी वीक रहा है यहाँ पे। इनके रॉ मटेरियल के दाम भी बढ़ गए हैं, स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो पाम ऑयल, इसके अलावा टी, कॉफी, कोपरा, एडिबल ऑयल, यहाँ पे काफी मार्जिन घटे हैं इनके। और मार्जिन इसलिए भी घटे हैं क्योंकि इनके दाम बढ़े, लेकिन ये लोगों को ये बढ़े हुए दाम पास नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा मतलब कॉस्ट नहीं बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट में नहीं ऐड कर रहे हैं प्राइस में प्रोडक्ट के कॉस्ट को, तो इनको ये लॉस लेना पड़ रहा है। एंड कंपनीज होपफुल है कि आगे आउटलुक बढ़िया आएगा।
रूरल डिमांड और बढ़िया होगा पहले से, डिस्ट्रीब्यूशन रीच और बढ़ेगी, रिमोट एरियाज़ में और जाएँगे ये एंड जो ग्रोथ रिकवरी है वो डिलेड रहने वाली है, अर्बन डिमांड का कुछ पता नहीं कब ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एंड एफएमसीजी स्टॉक्स जो जब पूरा मार्केट नीचे जाता था तो कहते थे कि इनको बाय करो क्योंकि ये हेज है, मार्केट नीचे जाए तो ये नीचे नहीं जाते, ये मार्केट से ज़्यादा गिर चुके हैं। निफ्टी जितना नहीं गिरा है उससे ज़्यादा नीचे तो ये जा चुके हैं, ऐसी हाल चल रही है इस टाइम पे एफएमसीजी स्टॉक्स की। बात करते हैं किसकी आईटी सर्विसेज की। टियर 1 मेजर्स रिपोर्टेडली जैसे हमारे रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे ना टियर 1 आईटी कंपनीज का कौन सी होती है टियर 1 कंपनीज टीसीएस इन्फोसिस एचसीएल टेक महिंद्रा एलटीआई यहाँ पे 0.3 से 8% का ग्रोथ रहा है ठीक है मतलब मैं कहूंगा मिड मिड है बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं है टियर 2 कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही हैं जो कोफोर्ज हो गया परसिस्टेंट सिस्टम हो गया जो डील मोमेंटम है ये रॉबस्ट है यहाँ पे टीसीएस ने तो $10 बिलियन के डील्स लिए हैं एलटीआईएम ने $1.7 बिलियन विप्रो ने $3.5 बिलियन कोफोर्ज परसिस्टेंट ने भी $500 मिलियन से ऊपर के डील सिक्योर किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादातर टियर 1 आईटी कंपनीज का इंप्रूव हुआ है टियर 2 फर्म्स डिलीवर कर रही है मिक्स ट्रेंड्स जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए अकॉर्डिंग टू मिराई एसएच शेख खान रिसर्च ये पॉजिटिव है क्योंकि एंटरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को और नए नए ट्रांसफॉर्मेशन नए सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने में लोग और ज्यादा पैसा खर्च करेंगे आईटी कंपनीज ये एक्सपेक्ट कर रही है स्पेसिफिकली एआई के ऑटोमेशन को अडॉप्ट करने के लिए तो काफी चीजें इनके पास आगे रिलेवेंट रहने के लिए बट कुछ बहुत बड़ा आगे नहीं एक्सपेक्टेड है कि टर्न अराउंड आ सकता है ऑयल एंड गैस की बात करूं तो सबसे बड़े लूजर्स यही रहे सबसे बड़े लैगार्ड्स हैं ये इनका एक तो रेवेन्यू ग्रोथ देख लो कुछ भी नहीं ठीक है फ्लैट है और नेट प्रॉफिट तो डबल डिजिट घट गया है बढ़ने की जगह पे सेक्टर का कंबाइंड नेट अगर सेल्स देखोगे पूरे सेक्टर का सेल्स 0.6% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और कंबाइंड नेट प्रॉफिट 21% से भी ज्यादा गिर चुका है स्पेसिफिकली ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है हमारी इंडियन ऑयल ओएनजीसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये सब सबसे बड़े लगार्ड्स है इनके तो रेवेन्यू भी घटे हैं और प्रॉफिट्स भी लगातार नीचे जा रहे हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट प्राइसेस है हमारे ये नीचे जा रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इसके अलावा रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन डिक्लाइन हो रहे हैं इसी दौरान अगर आप देखोगे गैस की कंपनीज है हमारे गेल इंडिया इंद्रप्रस्थ गैस महानगर गैस एमजीएल बोलते हैं हम जिसे ये रिलेटिवली काफी बेटर कर रही है यहाँ पे रेवेन्यू में सिंगल डिजिट का ग्रोथ रेट है सेल्स में एंड सिक्वेंशियल ग्रोथ इनके नेट प्रॉफिट में भी आया है तो कहीं ना कहीं ये काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है ऑयल कंपनी से बात करते हैं फार्मा की फार्मा में तो कोई ऐसी बड़ी चिंता नजर नहीं आ रही यहाँ पे 10% रेवेन्यू ग्रोथ है फार्मा के लिए अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस बहुत बढ़िया चला है यूएस बिजनेस बिल्कुल स्टेबल चल रहा है ग्रॉस मार्जिन एकदम बढ़िया चल रहे हैं नीश प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उल्टा इन्होंने जो अभी रिसेंटली जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं वहां पे उन्हें फॉरेक्स का भी बेनिफिट काफी मिला है क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ गए तो इनके रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुआ है और तो मैं बोलूंगा इनका कॉस्ट भी आगे इंक्रीज हो जाएगा उतना ही रॉ मटेरियल से इंपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऑफसेट हो जाएगा जो इन्हें बेनिफिट मिला है वो मेटल और माइनिंग की बात करते हैं माइनिंग और मेटल कंपनीज ने काफी अंडर परफॉर्म किया है यहाँ पे लो सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में भी फ्लैट रहा है नेट प्रॉफिट ग्रोथ तो रहा ही नहीं है नेट प्रॉफिट सेम का सेम है पिछले साल से और नेट सेल्स ये 4% बढ़ी है पूरे सेक्टर की और कंबाइंड नेट प्रॉफिट 0.1% बढ़ा 0.1% ग्रोथ है नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे इंडस्ट्री का जो एबिटा मार्जिन है वो 20 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है मतलब प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो तो इंक्रीज हुआ है क्योंकि रॉ मटेरियल और एनर्जी कॉस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्हें बेनिफिट पहुंचा रहे हैं गिर रहे हैं ब्रोकरेजेस आगे अपबीट है पॉजिटिव है कह रहे हैं कि आगे वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है लेकिन भाई इनकी प्रॉफिट कितनी होगी ये नहीं पता क्योंकि मेटल और माइनिंग में अब मेटल स्पेसिफिकली देखोगे तो काफी बाहर से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है बैंक्स बैंक सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं इस क्वार्टर डबल डिजिट इनका ग्रोथ रेट रहा है रेवेन्यू में नेट प्रॉफिट में भी डबल डिजिट ग्रोथ रेट रहा है लिस्टेड बैंक्स की बात करें तो इनका तो ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम नेट प्रॉफिट 11.5% 13% ऊपर है डबल हो चुका है पेस ऑफ ग्रोथ जो नॉन बीएफएसआई कंपनीज का है उससे एंड बैंक्स काफी स्लो डाउन फेस कर रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया अगर आप बात करें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में अगर बात इनको कंपेयर करो बैंक्स की परफॉर्मेंस से मतलब बैंक्स और दूसरों सेक्टर्स के हिसाब से बहुत अच्छे कर रहे हैं दूसरे सेक्टर्स के हिसाब से लेकिन अगर इनकी खुद की परफॉर्मेंस को 10-15 क्वार्टर पहले की ग्रोथ से कंपेयर करो तो काफी सबड्यूड नजर आता है तब वो बिल्कुल अच्छा नजर नहीं आता लेकिन ब्रोकरेजेस बहुत बुलिश है अभी भी इनका कहना है कि अपने अर्निंग्स को ये पक्का ग्रो करेंगे आगे बहुत अच्छे से अनलाइक द रेस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज जिनका भी हम कुछ नहीं कह सकते फाइनेंस और इंश्योरेंस की बात करूं तो ये वो कंपनीज हो गई जो बैंक नहीं है लेकिन लोन देती है और कोई बैंकिंग काम नहीं करती तो ये होती है हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बात करते हैं नॉन बैंक लेंडर्स की तो ये बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं रिलेटिवली ग्रोथ स्लो है
इनका इंटरेस्ट इनकम घटा है, नेट प्रॉफिट घटा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे इंटरेस्ट इनकम इनका पिछले 10 क्वार्टर में सबसे स्लो रेट से ग्रो कर रहा है एंड यहाँ पे जो एनपीए है इनका, ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब लोग पैसा एनबीएफसीज़ में कई मतलब ऐसे एनबीएफसीज़ हो गए हैं जहाँ पे लोग पैसा इन्हें वापस नहीं लौटा रहे हैं। ऐसे लोगों के शेयर काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और ये बहुत कंसर्निंग है। इंश्योरेंस कंपनीज़ बहुत अच्छा कर रही है। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने तो डबल डिजिट ग्रोथ रेट दिखाया है। लोग नए इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं और प्रॉपर प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम भी ग्रोथ बहुत अच्छी है इनकी, ग्रॉस प्रीमियम ग्रोथ अगर आप देखेंगे। लेकिन ब्रोकरेजेस जो है नॉन बैंक लेंडर्स पे बेरिश है, इंश्योरेंस पे वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में मैंने आगे भी कवर किया है एक आर्टिकल, तो हम वो भी अभी देखेंगे। अब बात करते हैं कंज्यूमर रिटेल की, तो जो ये अगर आप वैल्यू फैशन और ज्वेलरी को हटा दो ना, जो सस्ते दाम पे फैशन और ज्वेलरी देता है, तो सारे सेगमेंट्स जो है इसके अलावा वो काफ़ी वीक रहे हैं। यहाँ पे डिमांड कह रहे हैं कि है ही नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा नहीं है। अरे इनकम टैक्स कट जो आया है इससे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ सकता है, तो हो सकता है मे बी आगे जाके कोई रिकवरी आए, लेकिन हो सकता है और मे बी पे हम लोग पूरी लाइफ सेविंग्स तो नहीं लगा देंगे। तो कहीं न कहीं हमें कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ से हमें इंडिकेटर्स चाहिए जिससे पता लगे कि हाँ भाई डिमांड आ रहा है इकोनॉमी में। तो नियर टर्म आउटलुक एक्सपेक्टेड है कि म्यूटेड रहेगा, ज़्यादा ग्रोथ नहीं आने वाली है एंड जो हाई फेस्टिव सीज़न ग्रोथ रेट है ये कहीं न कहीं ये हेल्प कर सकता है ओवरऑल डिमांड को बढ़ाने में। बट इवन फेस्टिव सीज़न से भी अगर आप कंपेयर करो ना हर फेस्टिव सीज़न, तो ये प्लेट्यू हो गया है। कोई नए रिकॉर्ड्स नहीं बन रहे हैं जैसे हम देखते थे बनते हुए पहले। अब बात करते हैं एक सेक्टर की जो 5 गुना हो सकता है अगले 10 सालों में। यस, 5 गुना हो सकता है ये पूरा सेक्टर और ये है हमारा स्पेस इकोनॉमी। $44 बिलियन का वैल्यूएशन हो सकता है हमारे स्पेस इकोनॉमी का नेक्स्ट डेकेड में और यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं कितनी? 1000 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं। तो गंगायान जैसे मिशंस हमने किए हैं, इनका एप्लीकेशन बहुत जगह पे हेल्प कर रहा है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी में एंड यहाँ पे कहीं न कहीं अब दुनिया रिकॉग्नाइज़ करता है इंडिया के एफर्ट्स को स्पेस टेक्नोलॉजी में। दे रिकॉग्नाइज कि हमने काफ़ी माइलस्टोन अचीव किया है विथ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी हम एक तो इम्प्रूव कर पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर पा रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी जिस जिस भी देश में अगर आप देखोगे कि ग्रो होता है, आगे बढ़ता है, उनकी वेपन्स इंडस्ट्री भी बहुत थ्राइव करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी और बढ़िया होती है। अच्छे हमारे पहले से कई ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं जो हम खुद से डिप्लॉय करते हैं, बॉर्डर एरियाज़ को ट्रैक कर पाते हैं, हम नए मिसाइल्स बना पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाती है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि नए रूल्स लाएँगे और बेटर फ्रेमवर्क्स लाएँगे ताकि इस सेक्टर में और निवेश आए और ये और ज़्यादा ग्रो करे। रिकॉर्ड 2509 स्टॉक्स जो हैं फरवरी में वो रेड पर हैं, मतलब डिक्लाइन में चल रहे हैं। तो फरवरी सबसे वर्स्ट महीना हो सकता है स्टॉक डिक्लाइन के लिए इंडिया में, जहाँ पे 2500 से ज़्यादा स्टॉक्स बीएसई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी वैल्यू लूज़ कर चुके हैं। येस, और प्रीवियस रिकॉर्ड था 2354 का जो पिछले ही महीने था। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, मतलब एडवांस मतलब पॉजिटिव और डिक्लाइन मतलब वो स्टॉक्स जो नेगेटिव रहे। मतलब मान लीजिए 100 स्टॉक्स पॉजिटिव रहे और उसके अगेंस्ट डिक्लाइन 50 हुए हैं, तो ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो आता है कितना? 2 का और ये अभी चल रहा है 0.7। तो पैंडेमिक एरा का जो लो था 0.72 था, जो मार्च 2020 में आया था और रेशियो जो है ये 1 के नीचे चल रहा है फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। तो कहीं न कहीं यहाँ पे डिक्लाइन ज़्यादा है, एडवांस कम है। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जहाँ 23% तक का करेक्शन आ चुका है, वो उसका एवरेज है अब कितना? 2043, मतलब काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अक्रॉस इंडिसेस पूरे ब्रॉड मार्केट में हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं चाइना में, जहाँ पे इक्विटी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी हमारी कुछ खास नहीं है और आगे भी जो सेंटिमेंट है वो कहीं न कहीं डैम्पेंड है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसीज़ भी आनी है और हमें पता नहीं कि वो कैसे हमें अफेक्ट कर सकती है। बात करते हैं रूरल इंडिया की, ये ना अब ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं लर्निंग एक्टिविटीज़ में पहले से। यस, ये रिपोर्ट बता रही है कि रूरल एरियाज़ में लर्निंग एक्टिविटीज़ कहीं न कहीं अब ज़्यादा बच्चे वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो 6 साल से ऊपर के हैं लर्निंग एक्टिविटीज़ पे एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। ये भी सजेस्ट करता है कि पिछले 5 सालों में गर्ल्स ने काफ़ी गैप क्लोज़ किया है विद बॉयज़, जो लेस टाइम स्पेंड करते थी पहले लर्निंग एक्टिविटीज़ पे, अब वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रही है। लर्निंग एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? इसका डेफिनिशन ये है कि जहाँ आप फॉर्मल एजुकेशन के कितना टाइम दे रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो टाइम दे रहे हो, होमवर्क में टाइम दे रहे हो, इसमें ट्रैवलिंग टाइम जो आप लर्निंग के लिए देते हो, वो भी इंक्लूडेड है। तो जो टाइम स्पेंड किया जाता है लर्निंग एक्टिविटी पे, ये डिक्लाइन इसमें देखने को मिला था अर्बन और रूरल एरियाज़ में 2024 में। 2019 में ही पीक पे था, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया था। जैसे कि डेटा दिखाता है कि अर्बन एरियाज़ में 87 मिनट्स
एक दिन में स्पेंड किया गया लर्निंग में 2024 में, जो पहले 95 मिनट्स था। रूरल में यही अब 90 मिनट्स है, जो पहले 92 मिनट्स था। तो अर्बन में डिक्लाइन ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है पहले से। जेंडर वाइज़ अगर मैं बात करूँ, तो मेन वुमेन के लिए जो वो टाइम स्पेंड करती थी लर्निंग पे, वो अनचेंज रहा है, 84 मिनट्स रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। लेकिन मेन जो 102 मिनट्स स्पेंड करते थे, अब ये 94 मिनट्स पे आ गए हैं लास्ट 5 ईयर में। तो जेंडर वाइज़ अगर आप देखेंगे, मेन पहले से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक्टिविटीज जो रिपोर्ट की गई है बाय रिस्पोंडेंट्स, इन्हें कोडिफाई किया गया 9 मेजर डिविजन्स में, एंड मतलब डेटा ये बता रहे हैं किस तरीके से इन्होंने कलेक्ट किया है। एंड कई अगर आप देखेंगे, व्हाइल पीपल स्पेंड 199 मिनट्स अ डे इन दीस एक्टिविटीज इन अर्बन एरियाज इन 2024 कंपेयर्ड टू 188 मिनट्स, मतलब एम्प्लॉयमेंट और रिलेटेड एक्टिविटीज में 199 मिनट स्पेंड किया जा रहा है पहले से, जो पहले 19 में कितना था, 188 था। तो ये भी इंक्रीज हुआ है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और ये है हमारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के बारे में। 50,000 करोड़ का इनका एनपी हो गया है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सबसे ज्यादा बिकवाली जनवरी में एफपीआई एफएस ने, मेरे ख्याल से ऑयल एंड गैस और हमारे ये जो एनबीएफसीज और बैंकिंग है, इस सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली की है, इंश्योरेंस में और बैंकिंग में, बीएफएसआई सेक्टर में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर वो है जो छोटे लोन्स देता है। माइक्रो फाइनेंस मतलब बिल्कुल माइक्रो लोन्स। और 50,000 करोड़ का इनका एनबीएफसी हो गया, मतलब एनपीए हो गया है। मतलब ग्रॉस लोन्स जितने भी मैं 10 रुपए के लोन दे रहा हूं, उसमें से 13% लोग अब एनपीए हो गए हैं, जो है वो लोग हैं जो 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, पैसे इनके लौटा नहीं रहे। ये ईएमआई इन्हें भरते हुए 90 दिन से भी अब ज्यादा हो चुके हैं। तो ये काफी कॉशियस है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट पे। यहाँ पे स्लिपेजेस काफी बढ़ चुके हैं। काफी सारे इसके रीजंस भी है, ऑफ कोर्स आरबीआई वगैरह ने यहाँ पे काफी स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई। एंड ये रेकलेस या तो यहाँ पे लैंडिंग हुई है, या तो ओवरऑल लोगों की हालत पहले से खराब हुई है। जो एस्टिमेट है बैड लोन्स का, ये बेस्ड है ऑन डेटा फ्रॉम क्रेडिट ब्यूरो क्रिफ हाई मार्क। एंड यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने देखा है कि जितना भी एसेट है किसी बैंक का, फॉर एग्जांपल या एनबीएफसी का 100 रुपए का, तो उसमें कितना परसेंटेज अभी एट रिस्क है। तो देखा गया कि 180 दिन 91 डेज के लिए, 91 टू 180 डेज के लिए 3.3% है, और 180 दिन से ज्यादा के लिए तो 9.7% है। तो कोई भी आदमी अगर 90 दिन हो जाते हैं उसको ईएमआई पे ना करते हुए, ईएमआई स्किप किया, 90 दिन हो गए, फिर भी नहीं पे कर रहे हो ईएमआई, तो वो आ जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। यहाँ पे रिस्क रहता है कि ये अब पैसे नहीं लौटाएंगे। तो ये अभी चल रहा है हमारे एनबीएफसी सेक्टर के साथ। थोड़ा बुरा हाल है, बट देखते हैं कुछ बेटर होता है या नहीं आगे। $5 मिलियन में गोल्ड कार्ड मिल रहा है, और ये रूट है यूएस सिटीजनशिप का। तो बहुत छोटा सा एक ट्वीक आया, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे गोल्डन वीजा ही ऑफर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। $5 मिलियन आप पे कीजिए, मतलब कितना होता है, मैं कहूंगा करीब करीब 45 करोड़ के करीब। अगर आप पे करते हो तो आपको यहाँ पे गोल्डन वीजा मिल जाएगा, गोल्ड कार्ड मिल जाएगा, सिटीजनशिप। ये पुराना एक 35 साल रूल था वीजा फॉर इन्वेस्टर्स का, उसको रिप्लेस करके ये लाया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं ये सक्सेसफुल होंगे, ये ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, ये टैक्स ज्यादा पे करेंगे, ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे, और यूएसए को ऐसे ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग चाहिए अपने देश में। तो एक पहले ईबी 5 नाम का वीजा था, जो 1990 में क्रिएट किया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूएस में लाने के लिए, अब उसे हटा करके ये रूल लाया जा रहा है। तो उनका कहना है कि जो गोल्ड कार्ड है ये एक्चुअली ग्रीन कार्ड है। एंड यहाँ पे 8,000 लोगों ने एक साल में पिछले ऑब्टेन किया था इन्वेस्टर वाले रूट से, ईबी 5 वीजा के थ्रू सिटीजनशिप। बट अब इनके पास ऑप्शन है $5 मिलियन की गोल्ड कार्ड का। तो करीब पूरी दुनिया में 100 ऐसी कंट्रीज है जो गोल्डन वीजास देती है अमीर लोगों को, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, ग्रीस, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली। ये अमीर लोगों को प्रोवाइड करते हैं सिटीजनशिप, क्योंकि ये अपने साथ काफी रिसोर्सेज लेकर आते हैं। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि वेल्दी लोग हमारे देश में आए और यहाँ पर आकर रुके। तो ये नया रूल लेकर आया है यहाँ पे हमारे यूएस। एंड वी हैव टू सी कि इसमें अब मतलब कुछ और चेंजेस आते हैं, कुछ ट्वीक्स आते हैं, क्या आते हैं। बट इट विल बी नाइस। मतलब यूएस एक काफी फेमस डेस्टिनेशन है, पॉपुलर डेस्टिनेशंस है अक्रॉस द ग्लोब फॉर रिच पीपल, या फिर फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप किसकी भी बात करते हो तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। तो थैंक यू एवरीबडी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को और देखना चाहते हैं और अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट ड्रॉप कीजिए एंड लाइक ड्रॉप कीजिए ऐसे वीडियोस में। एंड हम रोज आपके लिए ऐसे वीडियोस और लाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।